नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों आर्टिकल 34 यानी कि अनुच्छेद 34। तो दोस्तों ये आर्टिकल भी बहुत सिंपल सा आर्टिकल है, आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों जो आर्टिकल 34 है ना, ये बात करता है मार्शल लॉ की। मार्शल लॉ का मतलब होता है दोस्तों एक तरह से मिलिट्री रूल। हालांकि दोस्तों ये शब्द है मार्शल लॉ, ये कहीं भी डिफाइंड नहीं है हमारे संविधान में। इसकी डेफिनेशन दोस्तों कहीं भी नहीं लिखी, मतलब इसकी परिभाषा हमारे संविधान में नहीं दे रखी हमें। बट इससे दोस्तों हम एक लिटरल मीनिंग निकालते हैं कि मार्शल लॉ का मतलब होता है मिलिट्री लॉ, एक तरह से आर्मी टेक ओवर कर लेती है दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों, अब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। सपोज एक ये डिस्ट्रिक्ट है, भारत का कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट है, किसी भी स्टेट का एक ये मतलब एक डिस्ट्रिक्ट है। अब दोस्तों आपको होता है कि डिस्ट्रिक्ट जो होता है उसको हेड कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम साहब क्या करते हैं, उसको हेड करते हैं दोस्तों। कि डीएम साहब की जिम्मेदारी होती है एक तरह से पूरे डिस्ट्रिक्ट को संभालने की, यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की। एंड दोस्तों जो वहाँ उस डिस्ट्रिक्ट का क्या होता है, एक एसपी भी होता है, दैट इज सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये दोस्तों एक आईपीएस ऑफिसर होता है। एंड जो डीएम होते हैं ये एक आईएएस ऑफिसर होता है। इसे दोस्तों सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, मतलब यहाँ पे आर्मी का कोई रोल नहीं है, सिविल लोग संभाल रहे हैं इन्हें दोस्तों, तभी सिविल सर्वेंट भी कहा जाता है। आपको पता है कि आईएएस ऑफिसर एंड आईपीएस ऑफिस्टर। अब दोस्तों लॉ एंड ऑर्डर संभालना होता है तो आईपीएस भी जो होते हैं ये डीएम साहब को रिपोर्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से कि इस डिस्ट्रिक्ट में इस टाइम पे क्या सिचुएशन है। ये हर एक रिपोर्ट बना के किसको देते हैं? डीएम साहब को। अब मान लीजिए दोस्तों कि जो डीएम साहब एंड एसपी साहब हैं, ये दोनों मिलके लॉ एंड ऑर्डर को सही से मेंटेन नहीं कर पा रहे, मतलब जो वहां की जनता है वो इनकी बात को बिल्कुल नहीं मान रही है, अब वो किसी भी कानून को फॉलो नहीं कर रही है। एंड प्लस दोस्तों वहां पे कुछ एक तरह से आतंकवादी लोग भी बहुत सारे घुस आए हैं, तो वहां का लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। डीएम साहब यानी जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, अब वो वहां के लॉ एंड ऑर्डर को नहीं संभाल पा रहे। ये दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि एक डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं, एक छोटे से एरिया के लिए बात कर रहा हूं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं खाली समझाने के लिए। अब दोस्तों क्या हुआ कि वहां पे आतंकवादी घुसा है, प्लस जो वहां की आम जनता है वो भी वहां के कानून को मानने से मना कर दे रही है, जो हमारे सिविल लॉज हैं। तो दोस्तों क्या होगा कि डीएम साहब एंड एसपी साहब हो गए हैं परेशान कि भाई हमारे हाथ से सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, अब हमें टेक ओवर दे देना चाहिए किसको? कि मिलिट्री आके टेक ओवर कर ले एंड मिलिट्री लॉ एंड ऑर्डर को ठीक कर दे, एक बार वापस से एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर पहले जैसा हो जाए। इसलिए दोस्तों कि जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन किसमें चेंज हो गया दोस्तों? मार्शल लॉ में, मतलब मिलिट्री के लोग आके अब यहाँ की सिचुएशन को संभालेंगे। दोस्तों क्या होता है कि जो सिविल वाले लोग होते हैं ना, ये रिटर्न में मिलिट्री को देते हैं, रिटर्न में देते हैं कि अब हमारे हाथ से लॉ एंड ऑर्डर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, तो कृपया करके मिलिट्री आप टेक ओवर कर लीजिए ताकि लॉ एंड ऑर्डर वापस से ठीक हो जाए, वहां पे पहले जैसे शांति का वातावरण बन जाए। तो दोस्तों ये रिटर्न में देते हैं। एंड जैसे ही इन्होंने रिटर्न में दे दिया एक बार वहां के कमांडिंग ऑफिसर को, जो भी उस डिस्ट्रिक्ट का जो भी उस एरिया का कमांडिंग ऑफिसर होगा, उनको ये दे देंगे एंड बोलेंगे कृपया करके टेक ओवर कर लीजिए। मैं आपको दोस्तों ये एग्जाम्पल खाली डिस्ट्रिक्ट का दिया है, ये ऑल ओवर इंडिया पे भी अप्लाई होता है कि पूरे भारत में भी एक साथ मिलिट्री रूल की जरूरत पड़ी। मान लीजिए पाकिस्तान, चाइना, सबके लोग हमारे देश में घुसपैठ एक तरह से करना स्टार्ट कर दिया, मतलब अपने आतंकवादियों को भेज दिया, अपने गुंडों को भेज दिया, जितने वहां के बदमाश हैं, कि इंडिया पे जाके कब्जा कर लो। तो दोस्तों अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जब भारत की अखंडता, संप्रभुता, यूनिटी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी हर एक पे आंच आ जाती है, तो भारत का जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि मोदी जी की जो गवर्नमेंट है, हमारा यूनियन गवर्नमेंट जो है इस टाइम पे, वो क्या कहेगा कि आर्मी यानी कि आर्म फोर्सेस को, एयर फोर्स, नेवी एंड आर्मी, जो हमारी टेरिटोरियल आर्मी है, इनको एक तरह से रिटर्न में दे देंगे कि आप लॉ एंड ऑर्डर को अब संभालिए, हमारे हाथ में कंट्रोल अब नहीं रहा, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी फौज लेके घुस गए हैं, तो हम रूल के हिसाब से अब काम नहीं कर पाएंगे। आप आइए, आप अपनी मनमर्जी करिए, आपको पूरी अथॉरिटी देते हैं, आपको जो मन करे आप करिए, बट कुछ भी करके लॉ एंड ऑर्डर को बचा लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही
ही ज़रूरी है अगर हमारे देश को बचाना है। तो दोस्तों इसलिए ऐसा किया जाता है, जब भी लॉ एंड ऑर्डर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को मिलिट्री में ट्रांसफर कर दिया जाता है कि मिलिट्री के लोग आए एंड हमारे देश के लॉ एंड ऑर्डर को बचाएं। अब इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो भी सिविल के कानून होते हैं हमारे देश में, नॉर्मली जो भी लॉ हमारे देश में चल रहे होते हैं वो सारे के सारे सस्पेंड कर दिए जाते हैं कुछ टाइम के लिए एंड मिलिट्री अपने कानून लेकर आती है। अब दोस्तों इसमें क्या होता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी सस्पेंड कर दिया जाता है। मिलिट्री को पूरी अथॉरिटी दे दी जाती है कि मिलिट्री का जिसको मन किया उसको उठा के जेल में डाल दे। यहां तक कि दोस्तों इनको इतना फ्री हैंड दे दिया जाता है कि ये किसी भी व्यक्ति को शूट भी कर सकते हैं, यानी गोली मार के उसकी हत्या भी कर सकते हैं ऑन द स्पॉट। अगर इनको लगता है कि वो आदमी बिल्कुल भी बात नहीं मान रहा है, वो एक आतंकवादी है, तो ये लोग शूट एट साइट का भी ऑर्डर दोस्तों दे देते हैं। इतनी पावर इनको दे दी जाती है। अब दोस्तों अगर इनको इतनी पावर दे दी गई है तो हमारे फंडामेंटल राइट्स तो हमारे पास रह ही नहीं सकते, इसलिए उसको भी सस्पेंड कर दिया जाता है। आप सुप्रीम कोर्ट दोस्तों जा ही नहीं सकते उस टाइम पे। सुप्रीम कोर्ट भी अपनी आंखों को बंद कर लेती है एंड सुप्रीम कोर्ट भी बोलती है सबसे पहले भारत देश के लॉ एंड ऑर्डर को बचाइए, पहले भारत रहेगा उसके बाद ही तो फंडामेंटल राइट मिलेंगे, यानी कि नथिंग अबव नेशन। पहले अपने देश की रक्षा करिए उसके बाद मौलिक अधिकार आते हैं। तो दोस्तों ये होता है मार्शल लॉ। मार्शल लॉ में क्या हो गया कि मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया। एंड दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि 1950 से लेकर अभी तक, या 1947 से या 50 मान लीजिए, जब से हमारे देश में क्या बोलते हैं यह है कानून आया है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया है, तब से लेकर आज तक हमारे देश में दोस्तों मार्शल लॉ नहीं लगा है कहीं भी, किसी भी स्टेट में कहीं पे भी मार्शल लॉ नहीं लगाया गया है। अब दोस्तों बच्चे एक चीज से कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्या है कि एक एक्ट है जिसे कहा जाता है अफ्स्पा, दैट इज द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। दोस्तों वो मिलिट्री रूल नहीं है, मतलब एक तरह से वो मार्शल लॉ नहीं कहलाता। उसमें बस एक छोटे से एरिया में जो भी, मतलब उसे कहा जाता है अगर कोई भी एक डिस्टर्ब्ड एरिया है, किसी पर्टिकुलर स्टेट में कोई डिस्टर्ब एरिया है, तो वहां पे आर्मी को कंट्रोल दे देते हैं। अब दोस्तों इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें डिफरेंस है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे उस एक्ट का नाम लिख देता हूँ दोस्तों, अफ्स्पा, दैट इज द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, ये दोस्तों बहुत ही न्यूज़ में चलता रहता है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में ये हमेशा लगाया जाता है। एंड दोस्तों इसमें डिफरेंस क्या है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट में कि ये किसी पर्टिकुलर स्टेट में अगर कोई डिस्टर्ब्ड एरिया है, दोस्तों ये ज़्यादातर पता बॉर्डर स्टेट में लगाया जाता है कि मतलब डिस्टर्ब्ड एरियाज, अगर कहीं पे डिस्टर्ब्ड एरियाज तो लगाया जाता है। दोस्तों ये बॉर्डर स्टेट, जैसे हमारा सपोज मैं अगर भारत का नक्शा ऐसे करके कुछ बनेगा, तो ये तो बहुत ही खराब बना दिया। अब मान लीजिए दोस्तों ऐसे इस टाइप का कुछ बना, अब दोस्तों ये मान लीजिए भारत का नक्शा है। अब आप देखेंगे कि जो ये एक्ट है ना, ये ज़्यादातर इस इलाके में लगाया जाता है। ऐसा क्यों है दोस्तों? एंड इस इलाके में लगाया जाता है क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ से हम लोग बॉर्डर शेयर कर रहे हैं चाइना के साथ, म्यांमार के साथ, यानी कि हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं दूसरे देश के साथ दोस्तों यहाँ पे क्या शेयर कर रहे हैं? बॉर्डर। यहाँ पे बांग्लादेश हो गया, फिर यहाँ पे पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे एक खतरा हमेशा बना रहता है कि दूसरे देश के जो आतंकवादी होते हैं, दूसरे देश की जो जनता होती है, वो अपने देश को छोड़ के हमारे देश में घुसना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों इसी चीज को बचाने के लिए कि कोई हमारे इस एरिया में जबरदस्ती घुसपैठ ना मचा पाए, इस एरिया में दोस्तों ये एक्ट लगा दिया जाता है जिसे कहा जाता है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। यानी कि दोस्तों जहां भी गवर्नमेंट को लगता है कहीं पे भी डिस्टर्बेंस है ना इन एरिया में हल्का हल्का, तो वहां पे आर्मी को कंट्रोल दे देते हैं। ये मार्शल लॉ नहीं है दोस्तों। मार्शल लॉ में हमारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर देते हैं, प्लस क्या करते हैं, दूसरी चीज उसमें क्या है, फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया एंड जो सिविल लॉ है उसको भी सस्पेंड कर देते। सिर्फ मिलिट्री के कानून चलते थे दोस्तों मार्शल लॉ में। इसमें दोस्तों ऐसा नहीं है, कानून हमारे सिविल लॉ ही चलेंगे। अल्टीमेटली डीएम रहेगा, एसपी रहेगा, हर कोई बंदा वहां पे रहेगा, सारे के सारे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन चलता रहेगा जैसे पहले चलता है।
बट दोस्तों आर्मी को भी एक स्पेशल पावर दे दी जाती है इन इलाकों में इस एक्ट के तहत कि ये लोग भी किसी को भी गोली मार सकते हैं ऑन द स्पॉट, अगर इनको लगता है कि वो बंदा टेररिस्ट है या इनको जो भी डाउट होता है कि ये बंदा सही नहीं है, तो इसको ये शूट एट साइट ऑर्डर दे सकते हैं दोस्तों। अब इसका दोस्तों मिसयूज भी होता है काफ़ी कि आतंकवादी लोग भी हमारी आर्मी की ड्रेस पहन के वहाँ पे शूट आउट करना स्टार्ट कर देते हैं कि वो भी इंडियन आर्मी की ड्रेस सिलवा लेते हैं, एक तरह से वो पहन के ऐसी बंदूक लेके घूमते रहते हैं, किसी को भी मारते फिरते रहते हैं। तो दोस्तों ये मिसयूज थोड़ा बहुत होता है, बट ये एक्ट इसीलिए लगाया गया है ताकि इन एरिया को बचा सकें नेबरिंग कंट्रीज से, वहाँ के कोई आतंकवादी घुसपैठ ना कर सकें, इसलिए इस एक्ट के तहत उनको पावर दे रखी है। इसमें दोस्तों क्या है कि इनको एक तरह से मान लीजिए इन्होंने किसी को अरेस्ट किया, ये इस एक्ट के तहत दोस्तों ये किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं बिना वारंट के, किसी के घर में घुस के चेकिंग कर सकते हैं वो भी बिना वारंट के, इन पे सब पावर दे दी जाती है आर्मी के लोगों को। बट दोस्तों क्या है, मान लीजिए इन्होंने किसी को अरेस्ट किया, क्या बोलते हैं, किसी को अरेस्ट कर लिया, बिना वारंट के अरेस्ट कर लिया, ओके, बट इनको कुछ स्पेसिफिक टाइम के अंदर क्या करना होगा, जिसको इन्होंने अरेस्ट किया है इसको उस बंदे को ये क्या करेंगे, पुलिस को सौंप देंगे कुछ टाइम के बाद, यानी कि सिविल के जो लोग हैं यानी पुलिस के जो लोग हैं उनको ये सौंप दे रहे हैं, यानी सिविल लॉ हमारा चल रहा है। बट मार्शल लॉ में दोस्तों ऐसा नहीं है, उसमें 100% कंट्रोल मिलिट्री का रहता है, गवर्नमेंट सस्पेंड कर दी जाती है, कोई यूनियन गवर्नमेंट नहीं, कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं, अगर पूरे इंडिया पे लगाया जाता है तो। एंड दोस्तों उसमें एक शब्द है, अगर वो मार्शल लॉ लगाया जाता है ना तो उसमें एक शब्द है इंडेमनीफाई, मतलब पार्लियामेंट इंडेमनीफाई करती है, किसको, इंडेमनीफाई। पार्लियामेंट दोस्तों जब पावर देती है मार्शल लॉ के तहत, मतलब आर्टिकल 34 का जब वो यूज करते हैं तो वो क्या करते हैं, इंडेमनीफाई कर देते हैं उन ऑफिसर्स को। इसका मतलब होता है दोस्तों कि पार्लियामेंट ने सपोज आर्टिकल 34 के तहत मार्शल लॉ लगा दिया, यानी मिलिट्री को कंट्रोल दे दिया, तो पार्लियामेंट बोलती है दोस्तों कि हम इंडेमनीफाई करते हैं इन ऑफिसर्स को, जिसको भी इन्होंने ड्यूटी दी है मार्शल लॉ की उसको इन्होंने इंडेमनीफाई किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि पार्लियामेंट जिम्मेदारी लेता है, अगर मिलिट्री का बंदा उस टाइम पे किसी को मार भी देता है तो पार्लियामेंट बोलती है कि उस बंदे को कोई कुछ नहीं बोलेगा, सारी की सारी जिम्मेदारी हम लेते हैं। कौन लेता है जिम्मेदारी, पार्लियामेंट लेता है दोस्तों। इंडेमनीफाई का मतलब होता है एक तरह से कंपनसेशन देना। पार्लियामेंट कहती है कि जो भी नुकसान होगा सबकी जिम्मेदारी हमारी है, हम भरपाई करेंगे, कृपया करके उस मिलिट्री ऑफिसर को कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये होता है दोस्तों इंडेमनीफाई, ये होता है जब मार्शल लॉ लगाया जाता है। बट अफसा के केस में दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, अफसा सिर्फ ऐसे छोटे छोटे डिस्टर्ब्ड एरियाज में लगाया जाता है। नॉर्थ ईस्ट में दोस्तों ये हमेशा ही रहता है, प्लस जम्मू एंड कश्मीर के भी कुछ इलाकों में लगा रहता है। तो दोस्तों यही था हमारा 34 का अगर मैं एक तरह से इसकी आपको एक समरी सुनाऊं वापस से, तो इसमें सिर्फ यही है कि पार्लियामेंट क्या कर सकती है, मार्शल लॉ दोस्तों लगा सकती है किसी पर्टिकुलर एरिया में या पूरे ऑल ओवर इंडिया में, जब भी उन्हें लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। एंड ऐसी कंडीशन में दोस्तों क्या होता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी सस्पेंड कर दिया जाता है, हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते। बस दोस्तों इस आर्टिकल में इतना ही था, उम्मीद करता हूं आपको ये आर्टिकल समझ आ गया होगा। एंड दोस्तों अगर समझ आया है तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।